हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ नेहा सचदेव एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर एट स्टेप अप अकेडमी। और आज हम लोग हमारी जो एफर्ट्स जारी हैं हम उन्हीं को आज रिज्यूम करेंगे। एफर्ट्स फॉर फाइनल एग्जाम्स। बोर्ड एस्पिरेंट्स बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, बिकॉज हमारी जो तैयारी है बहुत ही जोश और बहुत ही होश के साथ, बहुत ही गति से चल रही है। और इसी गति के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन जो है अबाउट MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम योर मेन रीडर बुक दैट इज फ्लामिंगो। और चैप्टर का नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। पोएट्स एंड पैनकेक्स के आज हम MCQs डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 5 जो प्रीवियस चैप्टर्स थे उन सब के MCQs को समझा है और प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड किए कैसे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करना है, कैसे इंफॉर्मेशन को रिटेन करना है और कैसे कई बार सिंपली हम ऑप्शन को रीड करके फेच कर सकते हैं राइट आंसर, और कहीं बार नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ के हमने आंसर्स को जज किए। तो यही सारी स्ट्रैटेजीज इसमें भी हम अप्रोच करेंगे और इनको भी जस्टिफाई करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा MCQ सेशन चैप्टर 6 के साथ, दैट इज पोएट्स एंड पैनकेक्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी चीज बताना चाहूंगी अबाउट पोएट्स एंड पैनकेक्स। इसका कंप्लीट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो हमने वन शॉट में दिया है, बिकॉज चैप्टर को समराइज करके कंप्लीट वे में एक्सप्लेनेशन दिया है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसके बाद इसका सुपर क्विक रिवीजन भी प्रिपेयर हुआ है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको लगता है कि कुछ पोएट्स एंड पैनकेक्स में आपको समझ में नहीं आया था या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपसे मिस आउट हो गई, तो अभी भी आप तुरंत इन चैप्टर्स को या इन वीडियोस को रिव्यू कर सकते हैं। आपको लगता है थोड़ा डिटेल में, सो गो विद वन शॉट। आपको लगता है बहुत ही प्रिसाइज वे में करना है, बहुत ही क्विकेस्ट फॉर्म में करना है, तो आपके पास है ना सुपर क्विक रिविजन जो कराएगी आपकी फटाफट तैयारी। आप इनको देख लीजिए ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। बट मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देती हूँ अबाउट पोएट्स एंड पैनकेक्स, एटलीस्ट आप कनेक्ट तो डेवलप कर सको विद दिस MCQs एंड विद द चैप्टर। सो ये जो पोएट्स एंड पैनकेक्स है ये बेसिकली लिखा है अशोका मित्रन ने, वो एक तमिल के राइटर थे। अब ये जो लिखा गया है ये किस पे सेट है? जेमिनी स्टूडियो। अब नाम से समझ में आ रहा है जेमिनी स्टूडियोज, इनका काम क्या होता है? मूवी मेकिंग का काम होता है। और बेसिकली पोएट्स एंड पैनकेक्स, यहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर किया गया। एक राइटिंग की बात हो रही है पोएट्स के थ्रू कि फिल्म मेकिंग में जो राइटिंग इंडस्ट्री होती है, जो राइटर्स होते हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं। और दूसरा पैनकेक एक मेकअप कॉस्मेटिक की ब्रांड है जो वो ऐसा यूज़ करते थे कि जब हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे कि टन्स ऑफ ट्रक्स को लोड करके वो इतना ज़्यादा वो प्रोडक्ट यूज़ किया जाता था अपने एक्टर एक्ट्रेसेस को स्क्रीन पर दिखाने से पहले। और एग्जैक्टली इस चैप्टर में ये भी बताया कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, कि हम जैसे देखते हैं कि रियल लाइफ में तो हमें चीज़ें बहुत अच्छी, बहुत ही ग्लैमरस लगती, बहुत अट्रैक्ट करती, बट इसके पीछे जो रियलिटी होती है वो बहुत ही पैथेटिक होती है। और जिसका एक एग्जाम्पल हमने विटनेस किया था चैप्टर में से, एक बहुत ही लीडिंग एक्ट्रेस थी जिसको अपना करियर स्टॉप करना पड़ा, क्विट करना पड़ा और पूरी उनकी एक्टिंग रुइन हो गई जस्ट बिकॉज जो लॉयर था जिसका काम होता है सही एडवाइस देना, लीगल एडवाइस देना, लॉफुल जो करेक्ट है वो सजेशन देना, बट एक ऐसी गलत एडवाइस की वजह से उसने पूरी एक्ट्रेस का वो करियर रुइन कर दिया। तो ये सारी चीज़ें फिल्म मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट है। इसके साथ एक और सीन था जब हमने देखा था कि कैसे पॉलिटिक्स यहाँ पर आई थी। कम्युनिज्म पार्टी के बारे में बताने के लिए एक ब्रिटिश राइटर यहाँ पर आए थे स्पीच डिलीवर करने के लिए। उन्होंने कैसे कम्युनिज्म के बारे में बताया, बट लोगों को कुछ समझ नहीं आया बिकॉज उन लोगों को इंग्लिश समझ में ही नहीं आती थी। उन्होंने कैसे उसको रिएक्ट करा और फाइनली बाद में पता चला कि वो स्टीफन स्पेंडर जो थे वो एक बहुत ही बड़े राइटर थे ब्रिटिश फील्ड के, जिन्होंने एक बुक थी जिसमें 7 राइटर्स थे, जिनमें से एक ये की राइटर थे। तो ऐसे करके एग्जैक्ट पोएट एंड पैनकेक्स है जिसको हम जल्दी से MCQ फॉर्मेट में अभी के अभी तुरंत स्टार्ट करते हैं। सो
Here we go with the first question. Who is the author of Poets and Pancakes? So of course, अशोकामित्रन 1931 एक तमिल राइटर थे। अब देखो, मैंने हमेशा आपको बताया इसका कोई लिंक नहीं है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से नहीं कर पाओगे, कोई इसका ट्रैप नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, आपको इन्फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करना ही होगा किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन से एसोसिएट करके या लिंक करके। सो अशोकामित्रन, आपने मूवी देखी ना अशोका मूवी, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो कि ये मूवी इसके पोएट्स एंड पैनकेक्स मूवी से रिलेटेड है, जेमिनी स्टूडियो से, और इसके राइटर भी कोई मूवी के नाम है, दैट इज अशोक। अब चारू निवेदिता बहुत कोड नाम है, जयाकांतम नाम है, बाला कुमारन, ये सारे हमने नाम साउथ इंडियन नेम्स हैं, बट इनका हमें कोई रिलेशन नहीं पता, कोई डेवलप नहीं करना। आपको सिंपल एक चीज़ को ब्रेक करना है और उसी को आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स नाम से समझ में आ रहा है कि एक तमिल राइटर है, बिकॉज ये तमिल स्टूडियो ही है, वहीं पे स्टार्ट हुआ था ये पहले। नाउ let's check with the right answer, and here we go. Now going with the next question. What does his book My Years with Boss talk of? अब इनकी एक बुक, ये तमिल राइटर थे, इनने एक बुक लिखी थी My Years with Boss। अब वो किसके बारे में बताती है? अशोकामित्रन के जॉब के बारे में बताती है? नहीं। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ हिज बॉस, माई ईयर्स विद बॉस, तो ऐसा कुछ लग रहा है ना, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द बॉस, तो एग्जैक्ट ये बताती है। एक्सप्लेन्स इज एनवायरमेंट, अपना एनवायरमेंट एक्सप्लेन करती है ये चैप्टर। नो, नॉट एग्जैक्टली। इम्पैक्ट ऑफ मूवीज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। बेसिकली ये एक फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी, एक स्टूडियो है जहाँ पे मूवीज़ को क्रिएट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका मूवी से कुछ रिलेशन होना चाहिए, एंड दैट इज एग्जैक्टली इम्पैक्ट क्या है मूवीज़ का ऑन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। तो ये इस चैप्टर से इस पॉइंट को रेज किया गया है कि मूवीज कितनी इम्पैक्ट कर रही हैं ह्यूमन लाइफ को या हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर माई ईयर्स विद बॉस, जिससे हमने एक्सकर्प्ट करा है और पोएट्स एंड पैनकेक्स बनाया है। सो आई थिंक द राइट आंसर इज एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर डी। लेट्स चेक एंड हियर वी गो। Let me now clear the board before moving to the next question. When was Gemini Studio set up? अभी कब सेटअप हुआ था? देखो इसमें थोड़ा एलिमिनेशन करेंगे और थोड़ा जस्टिफाई करेंगे। 1910 इतना पुराना, 1920 इतना पुराना, 30 लाइक इतने 10 20 अर्ली 19s में स्टूडियोज़ के सेटअप नहीं हुए थे, काफ़ी लेटली आए थे स्टूडियोज़ हमारी कंट्री में। सो 1940 आई थिंक इज़ द राइट आंसर। और आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो, आप इसको ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो कि काफ़ी लाइक लेट का टाइम है या 40s पोएट्स एंड पैनकेक्स, तो 40s के बाद एक्टर और एक्ट्रेसेस का करियर क्या होता है, या 40s में जो मूवी बनी थी उनसे कोई कनेक्टिविटी डेवलप कर लो। जैसे भी आप रिटेन कर सकते हो, इस वर्ड को आपको रिटेन करना है, इस ईयर को आपको रिटेन करना है, बिकॉज आप रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, यार 30 था, 20 था या 10 था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जब अलग अलग चैप्टर्स के मिसलेनियस होके आते हैं और दो चैप्टर में कुछ ऐसी लगभग ईयर सेम होते हैं, तो कैसे डेवलप करोगे? तो बहुत सिंपल है, इस ईयर की कोई मूवी को कनेक्ट कर लो जेमिनी स्टूडियो से, तो आपको याद आ जाएगा जेमिनी स्टूडियो मतलब मूवीज़ बनती थी, और मूवी 1940 में ये मूवी बनी थी जो बहुत हिट हुई थी। तो ऐसे करके आप एसोसिएट कर सकते हो। बोर्ड क्लियर करके राइट आंसर को जल्दी से चेक करते हैं, एंड हियर वी गो विद द राइट वन। नाउ व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो ब्रॉट? So this is the most simple question. क्या है brand name of the makeup material? So brand name is pancake because chapter का नाम है poets and pancakes. poets यहाँ पे रेफर कर रहा है राइटिंग पार्ट को, जो फिल्म मेकिंग में जो मूवी राइटिंग की बात होती है, स्क्रिप्ट राइटर्स का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। और दूसरी चीज़ है मेकअप कंपनी जिसका नाम है pancakes. So what's the correct answer? pancake, मैन केक, फैन केक, लैटिन केक, कौन सा केक है? ये सिर्फ पैन केक है जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, एंड द राइट आंसर सीम्स टू बी ऑप्शन ए। लेट्स चेक एंड हियर वी गो विद द राइट वन। नाउ मूविंग फर्दर, हु वॉज ग्रेटा गाबो? अब ये कौन थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इतनी लीडिंग एक्ट्रेस थी, बट एक लॉयर की वजह से उनका करियर पूरा रिवेन हो गया। सो शी वॉज अ स्वीडिश एक्ट्रेस
एक्ट्रेस एंड ऑस्कर विनर, जर्मन की नहीं थी, फ्रेंच की नहीं थी, बंगाली नहीं थी। अब देखो अब आप अगेन कैसे रिलेट कर सकते हो, आप ऐसा रिलेट कर सकते हो कि इसमें एक ऐसी एक्ट्रेस की बात हुई थी पोएट्स एंड पैनकेक्स में जो इंडिया की नहीं थी। अब इंडिया की नहीं थी मतलब बंगाली तो नहीं थी, फ्रेंच और जर्मन, जेमिनी स्टूडियो था। अब जेमिनी का ट्रैप ऐसा लगता है, जर्मन तो नहीं थी, नहीं ऐसे कोई को रिलेट मत करना, उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना। फ्रेंच से रिलेटेड कोई यहाँ पे बात ही नहीं हुई थी। तो वो एक स्वीडिश एक्ट्रेस थी और एक ऑस्कर विनर भी थी जिनके बारे में यहाँ पे बात हो रही, ग्रेटा गाबो। सो दैट इज स्वीडिश एक्टर। तो हम कैसे रिलेट करेंगे, आपको याद होगा हमने एक चैप्टर प्रीवियसली पढ़ी थी जिसको लिखा था सेल्मा लोगोलॉफ ने। तो रैट ट्रैप जो चैप्टर नंबर 4 है आपकी मेन रीडर बुक फ्लामिंगो में से, चैप्टर नंबर 4 द रैट ट्रैप जिसको लिखा है सेल्मा लोगोलॉफ ने, वो भी एक स्वीडिश राइटर हैं। तो आप उसको ऐसा कुछ रिलेट कर सकते हो कि ग्रेटा गाबो की बात हो रही है तो ग्रेटा गाबो जैसे भी आप रिलेट कर सकते हो। स्वीडिश कोई स्वीट डिश होती है जिसका कुछ ऐसा नाम एसोसिएट कर सकते हो, ग्रेटा गार्बो, गुलाब जामुन जैसा कुछ साउंड हो रहा है ग्रेटा गार्बो, और वो एक स्वीट डिश, ऐसा रिलेट कर लो। बस यार बस इतना सा हमें रिलेट करना है सो दैट हम इंफॉर्मेशन को मिस ना करें और कंफ्यूज ना हो। दैट्स इट, हमारा पर्पस फुलफिल हो रहा है। कितना भी फनी ट्रैप हो सकता है, जितना फनी होगा उतना ईजी आपको रिमेंबर करना होगा। सो to me the correct answer is option number A. Also let's check with it, and here we go with the correct answer. With these words, moving to the next one. What was अशोका मित्रन's job in the studio? अब अशोका मित्रन का ऐसा जॉब था जिसको हर कोई समझता था कि इनका कोई काम ही नहीं है, बिकॉज इनका काम सिर्फ क्या रहता था, न्यूज़पेपर में जितने भी आर्टिकल्स होते थे उनकी क्लिपिंग्स काटते थे और उनको एक फाइल में पाइल अप करते थे, बस इनका ये काम था। और सबको लगता था कि किसी काम के नहीं है, उनको खुद को भी ऐसा ही कंसिडर होता था। What was अशोका मित्रन's job in this? To arrange pancakes? नहीं। To arrange makeup kits? To serve water? ऑफिस बॉय नहीं थे, वाटर नहीं सर्व करते। To cut out newspaper clippings on a wide variety of subjects and store them in files, ताकि उनको नए नए कुछ आइडियाज मिल सके जिसपे वो स्टोरीज, जिसपे मूवीज बन सके। सो डी इज द वेरी रेलिवेंट ऑप्शन जस्टिफाइड फ्रॉम द चैप्टर, एंड हियर वी गो चेकिंग विद द राइट आंसर। नाउ going to next question, what was Ashoka Mitran brought up through his write-up? what has Ashoka Mitran brought up through his write-up? अपने write-up के थ्रू अशोका मित्रन क्या लेकर आए थे? टॉपिक्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, टॉपिक्स ऑफ मेकअप इंडस्ट्री, गॉसिप के टॉपिक या हीरोइंस के टॉपिक? तो टॉपिक्स ऑफ हीरोइन नहीं लेके आए थे, गॉसिप करने के लिए कोई टॉपिक नहीं लाए थे, टॉपिक ऑफ मेकअप इंडस्ट्री एग्जैक्टली इनसे बहुत ज़्यादा डील नहीं करते थे। फॉर श्योर राइटअप के थ्रू टॉपिक ऑफ फिल्म इंडस्ट्री ज़रूर लेके आए थे, बिकॉज उनका कंसर्न मेकअप से कोई भी नहीं था, राइटिंग से रिलेटेड थे। पोएट वाला पार्ट यहाँ तक जस्टिफाई हो रहा था। सो द राइट आंसर दैट अपीयर्स वुड बी ऑप्शन ए, एंड लेट्स क्लियर द बोर्ड एंड चेक विद द राइट आंसर। सो हैव वी गो टॉपिक्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री टू बी द राइट आंसर। Going to the next, what does he bring to the notice of readers through his write-up? अब ही कौन है यहाँ पे? अशोका मित्रन, जिनके बारे में पहले बात हुई थी। अशोका मित्रन ने अपने राइटअप में क्या प्रेजेंट किया और उसके थ्रू what did he bring to the notice of readers? रीडर्स को क्या बताना चाहते थे अपने राइटिंग्स के थ्रू? मूवीज एंड डिफरेंट रोल्स, हीरोइंस एंड द टैंट्रम्स, नहीं एक्ट्रेसेस और उनके नखरे, टैंट्रम इज नखरे नहीं बताना चाहते थे। हीरोइंस और मेकअप, देन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इन्फेंसी, तो ये भी नहीं बताना चाहते थे हीरोइन और उनके नखरे, उनका मेकअप, मूवीज और उनके अलग अलग रोल क्या होते हैं। बट एग्जैक्टली क्योंकि मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको बताया था इन मूवीज़ में पॉलिटिक्स भी कैसे आई थी, कैसे कम्युनिज्म का रोल उन्होंने बताया था, ये चीज़ें हमें देखने को मिली थी। सो एग्जैक्टली हमें बताया गया था इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स इन्फेंसी कि कैसे पोस्ट इंडिपेंडेंट ये जस्ट चीज़ें स्टार्ट ही हुई थी और 1940 में स्टार्ट हुआ। 1950 के बाद इनका जो इनिशियल स्टेज था, इन्फेंसी जो इनकी इनिशियल जो ग्रोथ का जो फेज था वो कैसे एकदम बूम पे गया, क्या चीज़ें थी जिनकी वजह से इतना ये लाइमलाइट और इतने ग्रोथ में आ गए। सो ये सारी चीज़ें हमें उन्होंने अपने राइटिंग्स के थ्रू, अपने राइटअप के थ्रू रीडर्स को वो बताना चाहते थे अबाउट इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इन्फेंसी ऑफ जेमिनी स्टूडियो। सो द आंसर दैट साउंड्स करेक्ट is option number D. Let's also check with the correct answer, and here we go with the right one.
और प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who was the founder of Gemini Studio? तो Gemini Studio में अशोका मित्रन इस चैप्टर के राइटर हैं, बट Gemini Studio के फाउंडर कौन है वो भी S.S. वासन है, बिकॉज तमिल के थे तो साउथ इंडियन नेम समझ में आ रहा है। S.S. वासन इंग्लिश मैन नहीं थे, तमिल बॉय नहीं था, डायरेक्टर नहीं था कोई Gemini Studio का फाउंडर, सो ही वॉज मिस्टर S.S. वासन। कि आपको थोड़ा सा रिटेन करना पड़ेगा, जेमिनी स्टूडियो, स्टूडियो मतलब एस एस, ऐसा जैसा भी आपको याद आ रहा है वैसे आप इसको याद कर लीजिए ना। Okay, let's check with the right answer, and that is right away in front of the screen. So here check, justified, and moving to the next one. What has been the makeup room compared to? Yes, very beautiful question. यहाँ पे makeup room को किससे refer किया गया, किससे compare किया गया है? So is that with makeup company, a parlor, jewelry shop और हेयर कटिंग सैलून? अब मेकअप रूम को कैसे यहाँ पे कंपेयर किया गया? इट्स नॉट विद मेकअप कंपनी में क्या होता है वो रूम में हो रहा है, नो नॉट दैट। एक पार्लर नहीं, एक ज्वेलरी शॉप नहीं, बट अ हेयर कटिंग सैलून, जिसमें वो क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को भी आप बिल्कुल लुक को मॉडिफाई करने के लिए उन कट पेस्ट का काम किया जाता है। दैट इज व्हाट मेकअप रूम कंपेयर टू। कि कोई भी इंसान आते हैं, ये लोग क्या करते हैं, टन्स ऑफ पैनकेक्स ऑर्डर होते हैं, कार ट्रक्स में लोड होके पैनकेक्स आते हैं, इतना ज़्यादा ये जो मेकअप प्रोडक्ट है उसको यूज़ किया जाता है। और एग्जैक्टली जब हम इस चैप्टर को पढ़ोगे इतना ह्यूमरसली इसको लिखा गया है कि दिस लैप, वो जो ऑफिस बॉय जो जिसको मेकअप के बारे में कुछ नहीं आता, बट वो मेकअप बॉय जब उनको क्राउड शो कुछ करना होता है जिसमें क्राउड की रिक्वायरमेंट रहती है, तो क्राउड का मेकअप ऐसे किया जाता है एज इफ ये पैनकेक्स उनके फेस पे ऐसे ऐसे करके स्लैप करना, भर भर के ऐसे ऐसे करके पूरा कवर कर रहे हैं उनका फेस। सो दैट इज एग्जैक्टली मेकअप रूम कंपेयर टू हेयर कटिंग सैलून। जब आता है खट खट के बाल काटे जाते हैं, कट का काम होता है, पेस्ट का काम होता है, ये सारी चीज़ें करी जाती है इन ऑर्डर टू गिव अ न्यू लुक और अ डिफरेंट लुक एज पर द डिज़ायर। So the correct answer sounds to be D. Let's immediately check with the right answer, and here justified. Now going with the next one. For whom was Gemini Studio making films? For whom was Gemini Studio making? Gemini Studio जो था फिल्म मेकिंग का, ये किसके लिए मूवीज बनाता था? इंग्लिश पीपल के लिए, इलिटरेट्स के लिए, एल्डरली पीपल के लिए, फॉर सिंपल तमिलियंस हु हैव नो इंटरेस्ट इन इंग्लिश पोएट्री। यहाँ पे ये चीज़ जानना ज़रूरी है और यहाँ से हमें कनेक्ट भी कर रहा है बिकॉज ये तमिल का, इसके जो स्टूडियो के जो डायरेक्टर थे, जो ओनर ऑफ द फाउंडर ऑफ द स्टूडियो थे, अभी अभी हमने देखा मिस्टर S.S. वासन थे जो तमिल के ही थे, और इसमें तमिल राइटर भी थे अशोका मित्रन। और यहाँ पे जो मूवीज़ बनाई जाती थी जेमिनी स्टूडियोज़ में, वो किसके लिए बनाई जाए? सिंपल तमिलियंस के लिए। जो तमिल में रहते हैं उनको तमिलियंस बोला जाता है, जिनको इंटरेस्ट इंग्लिश पोएट्री में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और ये जस्टिफाई होता है हमें कहाँ पे, जब कोई इंग्लिश मैन स्टीफन स्पेंडर इनके स्टूडियो में आए थे, तो उन्होंने वो स्पीच डिलीवर करने के लिए आए थे, कम्युनिज्म के बारे में बताने के लिए आए थे, तो लोगों को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आया, कोई समझ में नहीं आया इनको, बिकॉज इनको वो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती थी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन आंसर। सो डी इज द मोस्ट रेलिवेंट वन। लेट्स इमीडिएटली check and justified also. Now moving with the next question. So why is Englishman's visit referred as unexplained mystery? एक मिस्ट्री क्यों थी, एक रहस्य क्यों था? वो ऐसा रहस्य था जो वहाँ के लोगों को तो बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्यों आए, क्या पर्पस था, क्योंकि उनकी भाषा बोलचाल कुछ भी समझ नहीं आया, कोई कम्युनिकेशन टू वे प्रॉपरली हो नहीं पाया था। सो बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस, उनकी अपीयरेंस, उनके दिखने की वजह से वो एक अनएक्सप्लेन मिस्ट्री थी, ड्रेस की वजह से, हेयर स्टाइल की वजह से, अपीयरेंस, वो कितने वियर्ड लग रहे हैं तीनों के तीनों। सो राइट शुड बी बिकॉज ऑफ हिज अनफेमिलियरिटी एंड बैफिल्ड लुक्स। बिकॉज ऑफ हिज अनफेमिलियरिटी, उनको पता ही नहीं था क्यों इंग्लिशमैन का विजिट रेफर किया गया, एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, ऐसा रहस्य है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वाई? बिकॉज उनको पता ही नहीं था वो कहाँ पे आ रहे हैं, ऑडियंस कैसी और किसको क्या एड्रेस कर रहे हैं, और टॉप ऑफ ऑल वो इस लैंग्वेज में एड्रेस कर रहे हैं जो उनको पता ही नहीं। सो इट वाज ऑल अबाउट हिज अनफेमिलियरिटी, उनको बिल्कुल फेमिलियर नहीं थे, उनको लोगों को क्या पता है क्या
नहीं आता कौन से लोग हैं, एंड baffled looks, और बिकॉज लोग उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे, he was also bit baffled, he was bit confused, कि लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करे, irresponsive ऑडियंस को देख के वो काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे. सो इट इज़ ऑल अबाउट Englishman's visit referred to as unexplained mystery. So let's immediately check with the right answer, and D sounds very relevant as per the chapter. Now going with the next one, who was the Englishman? Englishman कौन थे? None other than Stephen Spender, जिसके बारे में बार बार बता चुके हैं आपको. So he was Stephen Spender, editor of a British periodical, The Encounter. अब देखो यहाँ से कितना अच्छा कनेक्ट हम डेवलप कर सकते हैं. अगर आपको नाम याद करने हैं तो हम ऐसे याद करेंगे, चैप्टर के राइटर हैं मिस्टर अशोका मित्रन. कैसे हमने लिंक किया था, जेमिनी स्टूडियो में मूवी बनती है, मूवी देखी थी एक अशोका मूवी, वो करीना कपूर वाली, वैसे ही याद करना एग्जैक्टली. तो वहाँ से हमने अशोका मित्रन को याद कर लिया था, ठीक है, और तमिल के राइटर थे, ये भी हमने पढ़ लिया. फिर इसके बाद हमने देखा कि मिस्टर एस वासन वाज द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो. तो एस वासन, अब यहाँ पे कौन एक इंग्लिशमैन आए थे तो उनका नाम भी एस है, स्टीफन स्पेंडर, जो कौन थे, एक इंग्लिश पीरियोडिकल के एडिटर ऑफ ब्रिटिश पीरियोडिकल द एनकाउंटर. तो हमने ऐसे करके चीज़ों को रिलेट करा. अब आपको सलमान रश्दी, D.H. लॉरेंस, जॉर्ज ऑरवेल, ये नाम ही याद नहीं करने बिकॉज इनका कोई लिंक ही नहीं, इनका कोई कनेक्शन है, तो क्लियरली एलिमिनेट हो जाएंगे. सो ऐसे ही हम इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करते हैं और राइट तरीके से रिकॉल करते हैं, और फॉर एवर, नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, नॉट जस्ट फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, बट फॉर एवर के लिए हम इनको रिटेन करते हैं. तो ऐसे ही हमें पढ़ना है कैसे टेक्निक्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं और मेमोराइज कर सकते हैं. नाउ moving with the next one. By the way, I did justified with the last one. I hope you check with the right answer. Now, heading with the next one. Why did he visit the studio? वो स्टूडियो में क्यों आए थे? To deliver a speech. Because वो कौन थे? अभी हमने देखा he was editor of British periodical The Encounter. वो एडिटर थे, तो एडिटर क्या करने आए होंगे जेमिनी स्टूडियो में? To gossip with the work, वहाँ के वर्कर से बातें करने, गपशप करने, गॉसिप करने के लिए. इतने फालतू थे क्या? टू चेक द वर्कर्स, उनका कोई रिलेशन नहीं था इसमें, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो वाई टू चेक द वर्कर्स? नो, टू नो द फिल्म मेकिंग के बारे में नहीं, बिकॉज ही वॉज मोर इनटू पॉलिटिक्स और कम्युनिज्म के बारे में वहाँ के लोगों को बताने आए थे. सो टू डिलीवर अ स्पीच दैट टू विच इंक्लूडेड सम स्टफ रिलेटेड टू कम्युनिज्म. सो वाई डिड ही विजिट? ही कौन है यहाँ पे, जो प्रीवियसली पूछा था किसके बारे में? Stephen Spender. Why did he visit? To deliver a speech. Sounds very right as per the information given in the chapter Poets and Pancakes. Let's immediately justify the right answer, and here we go. Now moving to the next one. What was MRA? MRA था क्या? जिस ग्रुप को, जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, उसका नाम, उसका एब्रीवेशन था MRA, दैट इज मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी, दैट अकाउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म. अब ये जो आए थे, जो उनका पर्पस था, वो उनका पर्पस ये था, क्या करना? MRA के बारे में, जो एक काउंटर मूवमेंट चल रहा था ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिज्म के बारे में, उसके पर्पस के रिगार्डिंग वो वहाँ पर जेमिनी स्टूडियो में उन्होंने विजिट किया था. ब्रिटिश आर्मी नहीं होता, MRA नाम समझ में, MRA तो ये भी नहीं है, विंग ऑफ इंडिया में ड्रामा कंपनी भी नहीं है, ब्रिटिश भी नहीं है, बिकॉज फुल फॉर्म बहुत अच्छे से जस्टिफाई हो रहा है, एंड दैट टू काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म, बिकॉज हमने पढ़ा था इनका पर्पस क्या था, कम्युनिज्म के बारे में बताने के लिए. सो let's immediately justify with B to be the right one, and here we go, checking with B as the correct one. Now going with the next, why was MRA invited to Gemini Studios? MRA को invite क्यों किया गया था जेमिनी स्टूडियो में आने के लिए? To show their play because of political affiliations and because of political influence. None. अब देखो कितना close ट्रैप है. अब ये भी लग रहा है
प्ले दिखाने तो नहीं आए थे, हमने देख लिया कम्युनिज्म के बारे में बताने आए थे। अब टू बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, इनका पॉलिटिक्स से क्या रिलेशन है ये बताने के लिए, ये पॉलिटिक्स से कैसे कनेक्टेड हैं वो बताने के लिए, या फिर बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से ये जेमिनी स्टूडियो में इन्होंने विजिट किया। सो ट्रैप इज वेरी नियर, लेट्स इमीडिएटली जस्टिफाई। सो व्हाई राइट आंसर साउंड्स लाइक पॉलिटिकल एफिलिएशंस। देखो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बताने के लिए तो नहीं आए थे, ये उस पार्टी से जुड़े हुए थे और उसको प्रमोट करने के लिए, उसका पर्पस एग्जैक्टली बताने के लिए, मैसेज कन्वे करने के लिए कि एमआरए का क्या मैसेज है वो कन्वे करने के लिए ये जेमिनी स्टूडियो में विजिट किए थे। इन्फ्लुएंस बताने के लिए कि हमारा कितना रॉब दॉब है, हम कितने डॉन है, हिटलर, ये सब बताने के लिए नहीं आए थे, ये बताने के लिए कि हाउ वी आर कनेक्टेड विद दैट एंड व्हाट इज आवर पर्पस। तो अपने पर्पस को क्लियर करने के लिए वो आए थे, जेमिनी स्टूडियोज में उन्होंने विजिट करा था। सो गोइंग विद द राइट आंसर, दैट इज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस। Now, why did everybody in the studio think of giving some work to the author? ऐसा हर कोई क्यों सोचता था स्टूडियो में गिविंग सम वर्क टू द ऑथर, हमें कुछ ना कुछ काम तो दे देना चाहिए ऑथर को। दैट इज अशोका मित्रन को उनका काम क्या था, पेपर के क्लिपिंग्स को काटना और उनको फाइल अप करना। तो ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ द आइडल अपीयरेंस ऑफ हिज वर्क, बिकॉज ही वॉज एन ऑफिस बॉय, बिकॉज ही वॉज अ हेल्पर। हेल्पर नहीं थे वो, ऑफिस बॉय भी नहीं थे, बिकॉज ऑफ द आइडल अपीयरेंस ऑफ हिज वर्क। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको, सब लोगों को लगता था कि अशोका मित्रन का काम ही क्या है जेमिनी स्टूडियो में, बस ये आते हैं, सुबह आते हैं और अपना न्यूज़पेपर खोलते हैं और पेपर कट करते रहते, कुछ कुछ क्लिपिंग कट करते हैं और उसको फाइल अप करते जाते हैं। तो इनका तो कुछ काम ही नहीं है, इसलिए हर कोई सोचता है इनको कुछ और काम देना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा काम देना चाहिए, कुछ अलग काम देना चाहिए। सो एवरीबडी इन द स्टूडियो thought of giving some work to the author because of the idle appearance of his work. उनका काम ऐसा लगता था फालतू का काम है, कोई सेंसिबल काम नहीं है, बट एक्चुअली वो राइटिंग स्क्रिप्ट्स मिलती थी उनको, वो आइडियाज़ मिलते थे जिसके बारे में मूवीज़ ड्राफ्ट होती थी, राइटिंग ड्राफ्ट होती थी। सो दिस वॉज इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। बट सभी लोगों को, जितने भी जेमिनी स्टूडियो में, उनको लगता था कि आइडियल काम है, फालतू का काम है, बिल्कुल आइडियल अपीयरेंस ऑफ हिज वर्क। सो लेट्स चेक ए एज द राइट आंसर एंड हियर वी गो विद ए टू बी करेक्ट। नाउ moving with the next one, why did the office boy in the makeup room come to the author? अब office boy जो कंसिडर किया जाता था, सुबु, जिसका नाम था सुबु, उसको राइट हैंड क्यों मानते थे? बिकॉज वो ही वॉज जैक ऑफ ऑल एंड ऑल्सो एक्सपर्ट ऑफ सम। तो ही वॉज मल्टीटास्किंग बॉय और उसके बहुत सारे ड्रीम्स है जब उसने जेमिनी स्टूडियो को ज्वाइन करा था, और वो बॉस का बहुत ही लाइक साइकोफैन था, बहुत चापलूसी करता था, और इसीलिए वो बॉस का राइट हैंड बन गया था और वो फिर मेकअप स्टूडियो में भी एंटर हो गया था, मेकअप रूम में। वाई डिड द ऑफिस बॉय इन द मेकअप रूम कम टू द ऑथर? जो ऑफिस बॉय था, जो मेकअप रूम में उसकी सेटिंग थी, वो वैसे ऑफिस बॉय का काम क्या था? चाय पिलाने का, बट ये मेकअप भी करता है। जैसा मैंने आपको बताया, ऑफिस बॉय मेकअप कर रहा है जब क्राउड शूटिंग होती थी या ग्रुप ऑडियंस की रिक्वायरमेंट होती, तब ये ऑडियंस का या ग्रुप का या क्राउड का मेकअप भी करते थे, होते ही थे, पानी चाय पिलाने वाले, इधर से उधर कुछ पेपर देने वाले, ये इनका काम था ऑफिस बॉय का। सो व्हाई डिड द ऑफिस बॉय इन द मेकअप रूम कम टू द ऑथर? ऑथर के पास, अशोका मित्रन के पास क्यों आए? बिकॉज ही वाज अनएम्प्लॉयड? नहीं। बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन लिटरेरी आर्ट्स एंड फिल्म मेकिंग, टू अर्न मनी टू डू मेकअप? नहीं। सो सब क्यों आए थे ये ऑफिस बॉय, ये अशोका मित्रन को इन्होंने क्यों अप्रोच करा था? बिकॉज इनको बहुत इंटरेस्ट था इन लिटरेरी आर्ट्स एंड फिल्म मेकिंग, ये जानना चाहते थे चीज़ों के बारे में, और इनको लगता था अशोका मित्रन इज़ द राइट पर्सन, बिकॉज चैप्टर का एक पार्ट पूरा राइटिंग के बारे में और एक मेकअप से रिलेटेड है, और दोनों को कंबाइन कर दिया को रिलेशन के साथ। सो राइट इज बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन लिटरेरी आर्ट्स एंड ऑल्सो फिल्म मेकिंग। सो दिस इज़ द वेरी जस्ट। और ये जैसे कि मैंने बताया, ऑफिस बॉय वो जैक ऑफ ऑल, उसको हर स्ट्रीम की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, एंड ही वाज गुड डूअर इन फ्रंट ऑफ बॉस, वो बहुत साइकोफैन था। ये सारी रीज़न की वजह से ही वाज द राइट हैंड, एंड बी साउंड्स टू बी द वेरी करेक्ट ऑप्शन, एंड इट इज़ ऑल्सो द राइट आंसर, जस्टिफाइड वेल। अब हम मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why was the author praying for crowd shooting at all times? ऑथर अशोका मित्रन हमेशा क्यों प्रे करते रहते थे? क्राउड शूटिंग होनी चाहिए, हमेशा क्राउड शूटिंग हो, भीड़ आए और भीड़ का मेकअप करते रहिए, बस इन्वॉल्व। वाई? टू अट्रैक्ट द क्राउड,
क्राउड को अट्रैक्ट करने, टू अवॉइड पीपल, टू अवॉइड एपिकल नरेशंस। क्यों, क्या अगर एपिकल नरेशंस के लिए वो ऐसा प्रे करते थे, लोगों को अवॉइड करने के लिए वो क्यों चाहेंगे कि क्राउड शूटिंग हो? अट्रैक्ट द क्राउड, और क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्राउड शूटिंग बोलते थे, या टू अवॉइड एपिकल नरेशन? टू मी सी साउंड्स बट रेलिवेंट, लेट्स ऑल्सो चेक विद द करेक्ट। सो येस, टू अवॉइड इपिकल नरेशंस, वो ऐसे कोई इपिक, ऐसे बहुत ही डीप, ऐसे जो बहुत ही डीप बिलीव्स होते हैं, इपिक जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं ना, उनको इपिक्स बोला जाता है। तो ऐसे नरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, इसलिए चाहते थे कि क्राउड शूटिंग हो और सब लोग वहीं पर इन्वॉल्व हो और उनको ऐसे इपिक नरेशंस में एटलीस्ट इन्वॉल्व ना होना पड़े। सो टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ना सिर्फ लोगों से नहीं, क्राउड को अट्रैक्ट करने का उनका कोई पर्पस नहीं था, बिकॉज उनका रिलेशन उस चीज़ से कोई था ही नहीं, मेकअप से, हमेशा राइटिंग में इन्वॉल्व रहते थे। टू अवॉइड इपिकल नरेशंस, वो चाहते थे, हमेशा प्रे करते थे इनफैक्ट कि क्राउड शूटिंग हमेशा स्टूडियो में चलती रहे। नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट वन। हु वाज सुबुज एनिमी? सुबु इज द ऑफिस बॉय, जैसे कि मैंने आपको सुबु इज द कैरेक्टर इन द जेमिनी स्टूडियो, और वो किसका एनिमी था? द बॉय इन द मेकअप रूम। सुबु क्यों? सुबु वो एज में बड़े थे और वो ऑफिस बॉय से भी सीनियर थे, बट हमेशा ऑफिस बॉय को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी, हर चीज़ में उनको कंसिडर किया जाता था, और सुबु कहीं ना कहीं इग्नोर होता था, और सुबु उससे बहुत जेलस भी फील करता था, और सुबु को लगता था उसका प्रमोशन नहीं हो रहा, तो ही वॉज ऑलवेज जेलस ऑफ। व्हाई वाज सुबु, हु वाज सुबुज एनिमी? ऑथर नहीं था, एक्टर्स नहीं थे, द बॉय इन द मेकअप रूम, वो जो बॉय था, ऑफिस बॉय था जो मेकअप रूम में, वो एग्जैक्टली सुबु का एनिमी था, बिकॉज सुबु काफ़ी पुराने थे, एक्सपीरियंस थे, उनको काफ़ी नॉलेज थी स्टूडियो के बारे में, और ऑफिस बॉय बहुत लेटली आया था, पर उसने बहुत अच्छे से चीज़ों को कैप्चर कर लिया था, तो इसीलिए वो उसको लगता था सुबु को कि वो उनका ऑफिस बॉय उनका एनिमी है। सो हु वाज सुबुज एनिमी? द बॉय, दैट पर्टिकुलर ऑफिस बॉय जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे, जो मेकअप रूम में था, ही वॉज हिज एनिमी। नाउ checking with the right answer, that is option number D. Heading with the next question. The boy in the makeup room was jealous of whom? तो he was jealous of, वो इसका jealous था, ये उसका jealous था, तो कितना correlated ऐसे दो आंसर हमें ऐसे ही सॉल्व हो गए। The boy जो ऑफिस बॉय था मेकअप रूम में, वो किसका jealous था? वो किससे jealous करता था? सुबुज सक्सेस एंड his closeness to the boss, वो jealous करता था बिकॉज उसको लगता था कि सुबु राइट हैंड है किसका? बॉस का, बिकॉज साइकोफैन टाइप का पर्सन था, और ऑफिस बॉय अभी काफी न्यू था, सो ही वाज जेलस ऑफ सुबु सक्सेस एंड हिज क्लोजनेस टू द बॉस, कि कैसे सुबु इतना क्लोज है और उसकी सक्सेस की वजह से वो काफी जेलस करता था ऑफिस बॉय से। नाउ checking with the right one and moving to the next. What qualities was Subu admired फॉर? कौन सी ऐसी क्वालिटी से सुबु एडमायर होता था? वॉट क्वालिटीज वॉज सुबु एडमायर्ड फॉर? एक्टिंग, राइटिंग, फिल्म, मतलब सुबु सारे काम कर लेता था, ही वॉज जैक ऑफ ऑल लिटरली। आई वुड लाइक टू करेक्ट वन थिंग, आई स्टैंड करेक्टेड फॉर वन थिंग, आई सेड लाइक ऑफिस बॉय ही वॉज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बट इट इज एग्जैक्टली सुबु, बिकॉज सुबु वॉज कंसिडर्ड टू बी द राइट हैंड ऑफ द बॉस, और वो काफ़ी पुराना भी था और उसको सारी चीज़ों की नॉलेज थी, और साइकोफैन था, ऑफिस के हमेशा फेवर की बात करता था, प्रॉफिटेबल डील्स कराता था, तो ही वाज राइट हैंड, और उसको बहुत जल्दी उसको प्रमोशन भी मिली थी। सो और क्या क्या क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से सुबु को सब एडमायर करते थे? वो एक्ट भी कर लेते थे, राइटिंग, फिल्म मेकिंग का भी काम अच्छा आता था उनको, और मैनेजमेंट स्किल्स भी उनकी बहुत अच्छी थी। तो सिर्फ फ्लैटरी नहीं करते थे, सिर्फ गॉसिप या एक्टिंग एंड राइटिंग नहीं, बट इन तीनों का अगर मैं मिक्स कर दूँ तो राइट आंसर है। तो राइट आंसर इज एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज जब उन्हें इनिशियली ज्वाइन करा था वो एक्टर बनने के लिए आए थे, बट वो अगर एक्टर नहीं बन सके तो उन्होंने कहा मैं फिल्म राइटिंग में इन्वॉल्व हो जाऊंगा। जब वो भी बहुत अच्छे से नहीं करे तो उनको लगा मैनेजमेंट अच्छे से देख लूंगा, तो कहीं ना कहीं उनके सारे स्किल्स बहुत ही पॉलिश्ड थे, और उसकी वजह से बॉस उनको बहुत कंसिडर करते थे, और सभी लोग ऑफिस में उनको बहुत अप्रिशिएट करते थे फॉर possessing all these qualities. So right answer sounds to be option number A, and let's immediately check, and here we go. Moving with the next one, why was Subu considered number 2 at Gemini Studio? वो क्यों consider किया जाता है Gemini में number
2, मतलब बॉस के बाद अगर किसी का नंबर आता तो वो सुबू का आता था. ही वॉज कंसिडर्ड नंबर 2. क्यों ऐसा रीजन था? बिकॉज ऑफ हिज फ्लैटरी, एबिलिटीज, क्रिएटिव स्किल्स या नन. देखो फ्लैटरी ठीक है करते थे, बट कहीं ना कहीं वो इतने स्किल्स भी पॉजेस करते थे, तो ये बहुत साउंड नहीं हो रहा. एबिलिटीज थी, और सबसे यूनिक चीज़ उनकी क्रिएटिव जो स्किल्स थी, हर चीज़ में वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पैक्टफुल देते थे, जिसकी वजह से बॉस बहुत उनसे इंस्पायर्ड थे, और इसी वजह से उनको सब नंबर 2 पे कंसिडर करते. सो करेक्ट आंसर दैट साउंड्स इज ऑप्शन नंबर सी. लेट्स इमीडिएटली चेक. एबिलिटीज भी थी, वो ये भी करते थे, वो भी करते थे, बट सब चीज़ों को बहुत ही यूनिक, बहुत ही क्रिएटिव वे में करते थे. एंड दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस Subbu from rest of the staff at Gemini Studio. So he was considered as number 2 at Gemini Studio because of his creative skills and justified with the right answer very well. I hope you are really understanding the things. Now, moving with the next one, which plays were presented by MRA in Madras? अब MRA हमने पढ़ा था अभी मॉरल रिआर्मामेंट आर्मी. अब वो कौन कौन से प्लेस प्रेजेंट करती थी MRA ने मद्रास में, कौन कौन से प्लेस को प्रेजेंट किया था, वर प्रेजेंटेड? मैकबेथ, ओथेलो, डॉल्स हाउस, जेथम वैली एंड फॉरगॉटन फैक्टर्स. सो MRA ने, देखो एक हमें अगर हिंट लेनी हो ना, तो क्वेश्चन से ही यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता, कोई नाम नहीं पता, इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना था ऑफ कोर्स, बट एक ट्रैप बता रही छोटा सा. विच प्लेस वर. अब वर किसके लिए यूज होता है? प्लूरल के लिए. अगर यहाँ पे वॉज होता तो वॉज किसके लिए होता? सिंगुलर के लिए. अब यहाँ पे हमें कोई ऐसा बताना है जहाँ पे प्लूरल हो, एस फॉर्म में हो, मल्टीपल हो, एंड करके हो, तो कौन कौन से प्ले प्रेजेंट किए थे मॉरल रिआर्मामेंट आर्मी ने मद्रास में? सो जेथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर्स. तो 1, 2 एंड, तो ये वर के लिए बहुत अच्छा जस्टिफाई हो रहा है. ये भी एक एक एक, इन सब से नहीं पता चलता, बिकॉज प्लेस की बात हुई थी, कौन कौन से प्लेस, तो 1 और 1, 2. So done with the answer. अब आप इनको प्रैक्टिस भी कर सकते हो. अगर कोई ऑप्शन आपको ऐसे ही आ जाए, मान लीजिए एक और में और एंड, तो ट्रैप बन जाएगा. यहाँ पे तो थोड़ी सी चीज़ें ईजी है. आई होप यू आर ओवर ब्लेस्ड ऑलवेज, ऐसा ही आपके साथ हो, बट कभी सेफ साइड मूव करिए. कभी ऐसा हो जाए कि कोई 2 ऑप्शन में एंड आ जाए तो आप ज़रूर ट्रैप हो जाओगे. तो ऐसे याद कर लीजिए, मद्रास में देखो मैकबेथ, ओथेलो, डॉल्स हाउस, ये कितने इंग्लिश वर्ड साउंड कर रहे हैं. बट अगर हम बात जेथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर्स, तो जेथम वैली को आप याद कर सकते हो, ये थोड़ा साउथ इंडियन टच दे रहा है, और उसके साथ फॉरगॉटन फैक्टर्स. तो आप हमेशा ऐसे वर्ड, तो जो कौन कौन से प्ले के नाम है हर कोई भूल जाएगा, तो फॉरगॉटन फैक्टर्स ही तो इसका आंसर है. तो आप ऐसे करके इसको रिलेट करके, लिंक करके आंसर को फेच कर सकते हो. आई होप इट इज वेल जस्टिफाइड टू यू एंड you would be able to retain the information forever. So correct answer that sounds is option number D, and here we go with the right answer. Now moving with the next one. Who imitated the senses of sunset and sunrise of Jotham Valley? इमिटेट का मतलब क्या होता है? कॉपी करना. कॉपी करते हैं ना बच्चे, किड्स आर ऑलवेज गुड इमिटेटर्स ऑफ देयर पेरेंट्स. तो इमिटेट करना इज कॉपी करना. सो हु इमिटेटेड द सीन्स ऑफ सनसेट एंड सनराइज ऑफ जोथन वैली? लेट्स चेक विद द ऑप्शंस फर्स्ट. So how funny is it? Is it the police who imitated the scenes of sunset and sunrise of Jotham Valley? क्या पुलिस ने कॉपी करा था क्या सनराइज और सनसेट के सीन जो जोथम वैली प्लेन है जो डिपिक्ट करे थे? ये किसने कॉपी करा था? स्काउट्स ऑफ मैड्रास, सोशल वेलफेयर, ऑल तमिल प्लेज. इतना ज़्यादा डीप इम्पैक्ट था MRA में जो ये 2 प्लेज इन्होंने करे थे. एक था इनका जोथम वैली का, और फॉरगॉटन जो हमने लास्ट वाली स्लाइड में देखा था, ये फॉरगॉटन फैक्टर्स. और इसमें जो जोथम वैली के जो इन्होंने सनराइज के और सनसेट के जो इन्होंने सीन लिए थे, वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक, लाइक मैनी ईयर्स तक तमिल बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर हुआ, और कितने प्लेस तक इन चीज़ों को वो एज इट इज़ कॉपी करते रहे, सनराइज और सनसेट को. विद दिस ends with our discussion of MCQs of chapter number 6, that is poets and pancakes. वो justify करना तो भूल गए, so let's immediately justify with the right answer, that is all Tamil plays, जो elimination से भी justify हो रहा था और otherwise chapter के context में भी बहुत relevant sound कर रहा था. Now ending with this chapter and discussion of all the MCQs, I hope you found it
quite informative and easy to understand. So I shall take your leave and meet you in the next video, that is of chapter number 7 and discussion of the same MCQs. So taking your leave, but you shall stay connected, stay tuned, like, share and subscribe the channel. Bol diya. Thank you very much for watching us.